Hello, good evening everyone. Today's topic is cell division. Cell division, cell division, cell cell division में सेल डिवीजन दो तरह से होता है, एक माइटोसिस और एक मियोसिस। क्या? मियोसिस। आपने जैसे कि पहले हेडिंग आपको दिख रही है, हमें क्या कवर करना है आज? माइटोसिस कवर करना है। इसको हम दो वीडियोस में कवर करेंगे, एक माइटोसिस एक मियोसिस। तो पढ़ते हैं पहले माइटोसिस। किसके बारे में पढ़ेंगे? पहले माइटोसिस के बारे में। देखिए, माइटोसिस इज इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं फोटोकॉपी। क्या? माइटोसिस इज इक्वल टू फोटोकॉपी। फोटोकॉपी मशीन आप लोगों ने देखी होगी ना? क्या होता है फोटोकॉपी मशीन में? जो भी चीज़ हम जैसे सेम डालते हैं वैसे सेम निकलती है ना। तो माइटोसिस में भी होगा। अगर कोई भी सेल डिवाइड कर रही है, मान लीजिए ये 2n है, तो अगर ये डिवाइड करेगी तो 2n से क्या बनेगी? 2n ही सेल बनेगी। 2n से क्या बनेगी? 2n ही बनेगी। ये होता है माइटोसिस। अब अगर ये भी डिवाइड करेगी तो इससे 2 बनेगी। ठीक, 2n 2n। कोई भी सेल का कंटेंट चेंज नहीं होगा, सेम टू सेम, फोटोकॉपी। इसीलिए इसको माइटोसिस इज इक्वल टू फोटोकॉपी भी बोलते हैं। यहीं पे बात करें अगर आपकी मियोसिस की, तो मियोसिस इसके जस्ट अपोजिट होता है। जैसे 2n सेल है, 2n सेल अगर डिवाइड करेगी, 2 सेल बनाएगी, तो ये हैप्लॉइड हो जाएगी, मतलब n हो जाएगी। तो माइटोसिस इज इक्वल टू फोटोकॉपी और मियोसिस इज इक्वल टू हम लोग क्या बोल देते हैं? रिडक्शनल डिवीजन। क्या? रिडक्शनल डिवीजन मतलब हाफ हो जाना, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे। रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है, रिडक्शनल डिवीजन। तो माइटोसिस बराबर फोटोकॉपी और मियोसिस बराबर रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस में गैमेट्स वगैरह फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा? गैमेट्स वगैरह बनेंगे तो मियोसिस में बनेंगे। और जो हमारी नॉर्मल सेल ग्रोथ करने के लिए या कहीं भी चोट वगैरह लग जाएगी उसके लिए सेल डिवीजन होगा तो माइटोसिस काम आएगा। क्या काम आएगा? माइटोसिस। नॉर्मली हमारी बॉडी में माइटोसिस ही होती है। गैमेट फॉर्मेशन ऑल डिप्लॉयड एनिमल्स में, या डिप्लॉयड एनिमल्स में क्या गैमेट फॉर्मेशन के लिए कौन सी टाइप की डिवीजन होगी? सेल डिवीजन होगी मियोसिस। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है? माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस कवर करते हैं। देखिए, माइटोसिस जो है, कोई भी सेल डिवीजन दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक इंटरफेज और एक एम फेज। एम फेज मतलब एक्चुअल सेल डिवीजन किस में होगा? एम फेज में होगा। इंटरफेज मतलब सेल अपने आप को तैयार कर रही है डिवाइड करने के लिए, मतलब उसमें न्यूक्लियस है, डीएनए है, अगर वायरस के सेल है तो आरएनए है। उसके बाद क्या है? सेल कंटेंट है, क्लोरोप्लास्ट है, प्लांट की सेल होगी, नहीं तो सेंट्रियोल होगा अगर एनिमल की सेल है, और माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, इन सबको डबल करना पड़ेगा ना। सेल का पूरा कंटेंट डबल होगा, कोई सारी चीज़ें डबल होगी। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए माइटोसिस इज इक्वल टू फोटोकॉपी। ठीक, माइटोसिस इज इक्वल टू फोटोकॉपी। डन। अब बात करते हैं माइटोसिस टाइमिंग की बात करते हैं। तो ह्यूमन बीइंग में, इन ह्यूमन यूकैरियोटिक सेल का बेस्ट एग्जांपल कौन सा है? ह्यूमन बीइंग की सेल ले लेते हैं। ह्यूमन बीइंग की सेल, इसको टाइम लगता है 24 आवर्स का सेल डिवाइड करने में। एक सेल डिवाइड होने में कितना टाइम लगता है? 24। वहीं पे ईस्ट की बात कर लें, ठीक, ईस्ट सिर्फ आपका 90 मिनट, मतलब 1.5 घंटे में डिवाइड कर जाता है। ईस्ट जो है 90 मिनट्स में डिवाइड कर जाता है। ठीक, इंटरफेज। अब बात करते हैं इंटरफेज। माइटोसिस कितने पार्ट हो गए? 2 पार्ट, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज एंड एम फेज। ठीक, इंटरफेज जो है सेल डिवीजन का 95% से ज़्यादा टाइम लेके जाता है, क्योंकि सेल तैयार हो रही है। अब आपको कोई भी चीज़ बांटनी है, मान लीजिए किसी माँ बाप को अपना बंटवारा करना है, तो पहले वो सारी चीज़ें इकट्ठा करेंगे, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा ना। बांटने में क्या, ये तुम ले लो, ये तुम ले लो, ये तुम ले लो, ये तुम ले लो, हो गया सब। समझ रहे हैं ना? तो इंटरफेस 95%, और इंटरफेस जब 100% में 95% ये हो गया तो 4 से 5% ये हो जाएगा। इंटरफेस 3 पार्ट में डिवाइड होती है। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट में। कौन कौन सा? G1, S, G2। S फॉर सिंथेसिस फेज। G1 में जो है सेल मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव कब होती है? मेटाबॉलिकली मतलब रिएक्शन सबसे ज़्यादा किस में चलेंगी? मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव। मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव किस में होगी? G1 में होगी। सारी सेल ग्रोथ हो रही होगी। ठीक है। एस फेज, एस फॉर सिंथेसिस। सिंथेसिस किसकी होगी? डीएनए रेप्लिकेशन होगा। इसमें डीएनए रेप्लिकेशन होगा, लेकिन ये नहीं कि डीएनए 2n है तो 4n हो जाएगा। सेंट्रोजोम है वो डुप्लीकेशन होंगे, इसकी आर्म्स जो होती हैं वो डबल होंगी। ये नहीं कि डीएनए आपका 2n था तो 4n हो जाएगा। अगर 2c है, मान लीजिए सेल कंटेंट 2c है डीएनए का, तो 2c ही रहेगा।
बस सेंट्रोसोम डबल हो जाता है। G2 में क्या होगा, प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन सिंथेसिस होती है। ये सब बेटा नाम रख दिए गए हैं, G1 G2 क्या होता है, बस एक अवस्था, जैसे जहाँ तक मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव होगा उसको G1 बोल दिया, जहाँ पे डीएनए बनेगा, डीएनए मतलब डीएनए डुप्लीकेशन होगा, डीएनए डबल बनेगा, सेंट्रोसोम डबल, सेंट्रोसोम क्या होगा, सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन लिख लीजिए आप, सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन मतलब डुप्लीकेट मतलब डबल होना, ठीक है, उसको क्या बोल दिया, एस फेस बोल दिया है। और G2 जहाँ प्रोटीन बनेगा, ट्यूबुलिन प्रोटीन वगैरह, ठीक है, ट्यूबुलिन प्रोटीन मान लीजिए, ट्यूबुलिन, ठीक, ये हो गया G2, तीनों हो गए। ये कितना टाइम लगा, 95% से ज़्यादा टाइम ये लगा। अब बात करते हैं मेन सेल डिवीजन का, जो हमारा इंटरफेस है। इंटरफेस तो हो गया, अब बात करते हैं एम फेज की, ठीक है। एम फेज हमारा कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, एम फेज यहाँ पे लिखते हैं, अच्छा समझाते हैं। एम फेज, ठीक है, एम फेज के कितने पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन सा, प्रोफेज, सेकेंड वन मेटाफेज, मेटाफेज, प्रो मतलब क्या होता है, प्रो प्री प्राइक किसी भी नाम के आगे लग जाएगा, मतलब स्टार्टिंग पहले, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, एना मतलब सिंगल होता है ना, मतलब एक इकलौता, एनाफेज और टीलोफेज। बेटा नाम से देखिए कितनी चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। प्रोफेज मतलब स्टार्टिंग फेज, अभी आपका डुप्लीकेट हो गया है, ठीक है। तो बात करेंगे अगर हम एनाफेज प्रोफेज की, प्रोफेज में क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम जो मटेरियल है, ये क्रोमोसोम मटेरियल इकट्ठा हो जाएंगे कहाँ पे, कॉर्नर्स पे, एक दूसरे पे क्रोमेटिड्स लग जाएंगी। तो इसके पॉइंट्स अगर आप 2 पॉइंट्स या 1 पॉइंट इंपॉर्टेंट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें जो भी मटेरियल्स होंगे वो सारा क्या कोने पे अपोजिट पोल्स पे चले जाएंगे। सेंट्रोसोम, सेंट्रोमियर या सेंट्रोसोम मूव्स टू अपोजिट पोल, मतलब सेल के एक साइड पे चले जाएंगे, एक साइड पे इधर चले जाएंगे, एक साइड पे इधर चले जाएंगे, समझ रहे हैं। डुप्लीकेशन ड्यूरिंग इंटरफेस में जो जो ये डबल हुए थे वो चले जाएंगे। एस्टर फॉर्मेशन हो जाएगा, एस्टर मतलब ये जो माइक्रोट्यूबुल्स आपकी ट्यूबुलिन प्रोटीन बनी थी, ये माइक्रोट्यूबुल्स बनाएंगी, माइक्रोट्यूबुल्स इससे जुड़ेंगी तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाएंगी, ऐसे करके ये पोल से। ये हमारे सेंट्रोसोम्स आ गए। क्रोमोसोम्स मतलब ये यहाँ से एक कोने से इधर से निकलेगा स्पिंडल, एक कोने से इधर से निकलेगा, तो देखिए कुछ एस्टर टाइप का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, समझ रहे हैं। ये हो जाएगा क्या, आपका प्रोफेज। और क्रोमोसोमल जो मटेरियल है वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा, कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब जो भी सेल के अंदर सेल का कंटेंट है वो गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवेलप, ये सब कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद करते हैं मेटाफेज की बात। मेटाफेज में क्या हो जाएंगे, जो काइनेटोकोर होता है, बेटा कोई भी क्रोमोसोम होता है, इधर देखिए कोई भी क्रोमोसोम होता है, ये क्रोमोसोम है आपका, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब कमर आपकी कमर होती है, ये कमर, ये इसको बोलते हैं काइनेटोकोर। क्या, काइनेटोकोर, स्पिंडल फाइबर वगैरह जो भी अटैच होंगे इसको खींचने के लिए, वो कहाँ पे अटैच होंगे, काइनेटोकोर से। कभी भी क्रोमोसोम खींचेगा आपका कहाँ से खींचेगा, काइनेटोकोर से ही खींचेगा, ठीक है। तो इसके अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे तो क्या, स्पिंडल फाइबर जो है वो कहाँ अटैच हो जाएंगे, काइनेटोकोर से। स्पिंडल फाइबर अटैच्ड एट काइनेटोकोर, मतलब क्रोमोसोम की एक जगह का नाम है काइनेटोकोर। अब इनको जब वो अटैच हो जाएंगे तो इनको खींच के वो उधर पहुंचा देंगे, ये एक कोने पे उधर ले जाएंगे, कोने पे इधर ले जाएंगे, अलग अलग कर देंगे। एक पुल ये था, जिससे इधर देखिए आपका एक पुल ये था, तो इसमें से ये मान लीजिए हमारे क्रोमोसोम से, ये क्रोमोसोम से, तो इसकी एक साइड की आर्म्स इधर से खींचेंगे, इधर से, और एक साइड की आर्म्स इधर से खींचेंगे, ऐसे करके। अब बात करते हैं एनाफेज की। एनाफेज में क्या होगा, इकलौता बताया था। अब ये जो इधर देखिए, पहले एनाफेज, ये मेटाफेज होगी। अब एनाफेज में क्या होगा, यहीं से टूट जाएंगे, मतलब ये आधे इस तरफ चले जाएंगे, आधे इस तरफ चले जाएंगे। क्रोमोसोम पूरे जाएंगे, लेकिन आर्म्स जो है आधी इस तरफ जाएंगे, आधी इस तरफ जाएंगे, तो डबल हो गया ना, क्योंकि आर्म्स डुप्लीकेशन कहाँ पे हुआ था, एस फेज में डुप्लीकेशन हो गया था ना। तो एनाफेज के अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिख लेंगे तो क्या, सेंट्रोसोम मूव टू अपोजिट पोल, सेंट्रोमियर स्प्लिट, सेंट्रोमियर क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, सेंट्रोमियर स्प्लिट्स मतलब क्या होता है, टूटना होता है, ठीक है। क्रोमेटिड अलग अलग हो जाएंगे, क्रोमेटिड मतलब ये जो आर्म होती है, ये जो आर्म है, ये डबल थी, ऐसे ये ऐसे डबल थी। एनाफेज में क्या हुआ, तो इस तरफ चली गई, तो इस तरफ चली गई, ठीक है। अब ये सेंट्रोमियर स्प्लिट्स, ये टूट जाएंगी, सेंट्रोमियर यहाँ से टूट जाएंगी। जब ये टूट गई क्या हो जाएगा, क्रोमेटिड्स मूव टू अपोजिट पोल, दो इस तरफ चली जाएंगी, दो इस तरफ चली जाएंगी,
ये मान लीजिए सेल है, दो इस तरफ चलेंगी, दो इस तरफ चलेंगी बेटा, ऐसा बहुत सारी होती हैं, हम एक को दिखा के कर रहे हैं। तो क्रोमेटिड्स मूव टू अपोजिट पोल्स, ठीक है। अब बात करते हैं टीलोफेज की। टीलोफेज में क्या होगा, प्रोफेज का जस्ट उल्टा क्या होता है टीलोफेज। प्रोफेज में क्या हुआ था, सेंटर्स ऑफ मूव टू अपोजिट पोल्स था, और दूसरा क्या था, क्या नाम है, ये सारी चीज़ें क्या कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगी, सारी चीज़ों का कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सबका कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, टीलोफेज में जस्ट अपोजिट, क्या जस्ट अपोजिट होगा, न्यूक्लियर एनवेलप उसमें गया था, तो इसमें न्यूक्लियर एनवेलप आ जाएगा। न्यूक्लियर एनवेलप मतलब न्यूक्लियर के ऊपर लेयर जो उसकी होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो आने लगेगा, ठीक है। न्यूक्लियस गोल्जी बॉडीज ये सब रिफॉर्म हो जाएंगे। न्यूक्लियोलस गोल्जी बॉडीज जो प्रोफेज में गए थे वो टीलोफेज में आ जाएंगे, क्योंकि टीलोफेज में कंप्लीट सेल बनना स्टार्ट हो गई है, 2 सेल बन चुकी हैं, ठीक है। अभी इसमें सेल वॉल नहीं पड़ी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगी, और जो अपोजिट स्पिंडल पोर पे गए थे वो अलग अलग हो जाएंगे, मतलब आधे इधर गए आधे इधर गए, तो ये अलग अलग डिस्क्रीट यूनिट हो जाएंगे, मतलब ये अलग आइडेंटिटी में आ जाएंगे, ये अलग आइडेंटिटी में, यहाँ पे इस टाइप से ये 2 सेल बन जाएंगी, ठीक। न्यूक्लियर एनवेलप रीअपियर्स, ठीक, रीअपियर्स, समझ रहे हैं। अब बात करते हैं सेल वॉल फॉर्मेशन की। तो सेल वॉल फॉर्मेशन में एनिमल्स में अलग होता है, अलग तरीके से होता है, प्लांट में अलग तरीके से होता है। बेटा अगर चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रोफेज और मेटाफेज का एक साथ, प्रोफेज और मेटाफेज, देन ये एनाफेज एंड टीलोफेज, देन ये इधर से हैं तो आप इसका ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। इंटरफेस का, इंटरफेस इतना कंप्लीट है, आप इतना पढ़ेंगे बहुत सफिशिएंट है, नीट के लिए भी, 11th के लिए भी, 12th के लिए भी, जिस क्लास में भी आप हैं। अब एनिमल्स में सेल वॉल फॉर्मेशन की बात करेंगे, क्योंकि बेटा एनिमल्स में तो सेल वॉल होती नहीं है, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो एनिमल्स में सेल वॉल होती नहीं है, और प्लांट्स में सेल वॉल होती है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, सेंट्रीपिटल, इसमें क्या होता है सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल का मतलब क्या होता है, मतलब सेंटर की तरफ जाएगी, मतलब बाहर से सेल वॉल क्या ऐसे ऐसे कवर होते हुए इधर यहीं पे देखिए ये कवर होते हुए ऐसे आ जाएगी, ठीक है, बाहर से कवर कर लेगी। अब अगर प्लांट होगा तो प्लांट के बाहर सेल वॉल होती है, तो उसको सेल वॉल बनाना पड़ेगी, तो ये अंदर से जाएगी, मतलब सेंट्रीफ्यूगल टाइप में होती है। किसमें, प्लांट्स में सेंट्रीफ्यूगल होती है, उसमें पूरी एक सेल प्लेट बनेगी, मिडिल लैमेला बनाएगी, कैल्शियम पैक्टेट से बनी होती मिडिल लैमेला से, तो वो बनाएगी, ठीक है। एक बार और देखते हैं हम लोग, कंप्लीट हो गया आपका। यहाँ पे बात करते हैं माइटोसिस। माइटोसिस इक्वल टू फोटोकॉपी, जल्दी जल्दी देखिए। माइटोसिस इक्वल टू फोटोकॉपी, ह्यूमन बीइंग में 24 आवर्स में सेल डिवीजन करती है, और ह्यूमन बीइंग में 24 आवर्स में करती है, और उसके बाद जो है ईस्ट में 90 मिनट्स में। माइटोसिस दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कोई भी सेल डिवीजन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इंटरफेज एंड एम फेज। आराम आराम से पढ़िए, माइटोसिस 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इंटरफेज एंड एम फेज। डिवाइड पार्ट में क्यों डिवाइड किया बेटा, पढ़ने की आसानी के लिए। अब सेल में 3 काम हो रहे हैं, तो उनको एक नाम दे देगा G1 S G2। G1 में क्या हो जाएगा, मेटाबोलिकली मोस्ट एक्टिव, मेटाबोलिकली मोस्ट एक्टिव फेज कौन सी हो जाएगी आपकी, G1। S में क्या होगा, S मतलब सिंथेसिस, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए चाहे तो, सिंथेसिस। सिंथेसिस मतलब क्या होता है, बनना। क्या बनेगा, डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए ऐसे होगा, ये क्रोमोसोम है, अब इसकी याम का यही डबल हो जाना, लेकिन रहेगा तो बेटा 2n ही ना, तो ये डबल हो जाना क्या कहलाएगा, डीएनए रेप्लिकेशन। प्रोटीन सिंथेसिस, G2 में प्रोटीन जैसे ट्यूबलिन वगैरह जो भी है। और हाँ, अगर क्वेश्चन आता है आपका हिस्टोन प्रोटीन किसमें बनता है, तो बेटा हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, डीएनए जिसके ऊपर रैप करता है उसी को हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है, जहाँ डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है वहीं आपकी हिस्टोन प्रोटीन होगी, मतलब अगर हिस्टोन प्रोटीन की बात करेंगे तो वो एस फेज में बनेगी। अब बात करते हैं एम फेज की। एम फेज 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, बोलिए प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इधर देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक। प्रोफेज में क्या होगा, सेंट्रोसोम अपोजिट पोल्स पे जाना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद जो है जो भी मटेरियल इसमें पड़ा हुआ है, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वो सब क्या हो जाएंगे, कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मेटाफेज में क्या होगा, इसमें चुल्ले फंसेंगे, मतलब जो आपके स्पिंडल फाइबर्स हैं वो काइनेटोकोर से अटैच होंगे, मतलब इसके कमर से अटैच होंगे, ठीक है। उसके बाद एनाफेज में क्या होगा, ये सब और मेटाफेज प्लेट पे जाके इकट्ठा हो जाएंगे, मतलब सेंटर पे जाके इकट्ठा हो जाएंगे, ये मेटाफेज प्लेट, ये मेटाफेज प्लेट इसको बोलेंगे। ये एस्टर फॉर्मेशन कहाँ हो जाएगा आपका, प्रोफेज में ही एस्टर फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि इधर से भी काइनेटोकोर पे अटैच हो जाएंगे, इधर से भी काइनेटोकोर पे अटैच हो जाएंगे। उसके बाद एनाफेज में ये लोग अलग अलग टूट जाएंगे, पटाख से मतलब टूट जाएंगे, कहीं ये रस्सियाँ बनी हुई पट से टूट जाएंगे, ठीक। 2 उस तरफ जाएंगे, 2 इस तरफ जाएंगे। टीलोफेज में क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा प्रोफेज का। प्रोफेज में क्या हुआ था, ये सब डिसअपियर हुए थे, यहाँ पे रीअपियर हो जाएंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये सब जो भी है। न्यूक्लियर एनवेलप यहाँ पे क्या हुआ, डिसअपियर हुआ था प्रोफेज में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टीलोफेज में रीअपियर्स हो जाएगी। एनिमल्स में वॉल फॉर्मेशन कैसे होती है, साइटोकाइनेसिस सेंट्रीफ्यूगल होती है। एनिमल्स में सेंट्रीपिटल होती है। साइटोकाइनेसिस यहाँ पे लिखिए, साइटोकाइनेसिस
साइटोकाइनेसिस एनिमल्स में कैसी होगी, सेंट्रीपिटल होगी, प्लांट्स में कैसी होगी, सेंट्रीफ्यूगल होगी। ठीक है, डन, दिस इज साइनिंग ऑफ।